जनन तंत्र के बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो इसमें पिछले क्लास में मैंने नर जनन तंत्र के भाग बताए थे। कौन कौन से भाग होते हैं नर जनन तंत्र के? सबसे पहले तो वर्ण कोश, दूसरा इसका पार्ट है वृषण, जिसको टेस्टिस कहा जाता है। तीसरा इसका पार्ट है रेटे टेस्टिस। चौथा इसका पार्ट है अपसारी नलिकाएं। अपसारी नलिकाएं, इनको अपसारी नलिकाओं को क्या कहा जाता है? वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया। पांचवा इसका भाग है अधिवसन, एपिडिडाइमिस। छठा इसका भाग है शुक्रवाहक, इसको क्या बोला जाता है? वास डिफरेंशिया। वास डिफरेंस। अगला इसका पार्ट है सहायक ग्रंथियां। अब ये पार्ट मैंने बताए थे 6 प्रकार के पार्ट, जिसमें वर्षण कोश, वर्षण, रेटिटेस्टिस, अपसारिक नलिकाएं, वास डिफरेंशिया, अधिवर्षण और शुक्रवाहक। ये सारे अपन देखते हैं डायग्राम के हिसाब से, देखते हैं कि कौन सी जो स्थिति है, कौन सा जो भाग है उसकी स्थिति कहाँ पर होती है, उस चीज़ के बारे में देखेंगे। इनको बोला जाता है सेप्टा टेस्टिस, जिसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स स्थित होती है। ये टेस्टिस की संरचना बनाम वर्षण की संरचना है, याद रखना, वर्षण की संरचना है। तो बाहर का इसका आवरण होता है, बाहर की तरफ जो इसका आवरण होता है उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है उसको? वर्षण कोश। इसको कहा जाता है वर्षण कोश। क्या कहा जाता है इसको? वर्षण कोश। स्क्रोटम। वर्षण कोश के अंदर क्या क्या स्थित होते हैं? वर्षण कोश के अंदर टेस्टिस स्थित रहते हैं। ये टेस्टिस की संरचना सही है। इसके अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती है वो एक खांचे के रूप में अलग अलग रहती है। इन खांचों को क्या कहा जाता है? स्पेटुला सेप्टा। इन खांचों को क्या कहा जाता है? स्पेटुला सेप्टा। इन खांचों को क्या कहा जाता है? स्पेटुला सेप्टा। इन खांचों के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स उपस्थित होते हैं। क्या? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होगी। सेमिनिफेरस ट्यूबुल जो है आगे निकलती है, ये इसकी क्या होगी? सेमिनिफेरस ट्यूबुल, जो किसके अंदर उपस्थित होती है? टेस्टिस के अंदर। इसके अलावा ये सारी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स आपस में एक नलिकाओं के द्वारा जुड़ी रहती है। इन नलिकाओं के द्वारा इस प्रकार ये जुड़ी हुई रहती है। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स शुक्रवाहक नलिकाएं, या सॉरी शुक्र जनन नलिकाएं जिनको कहा जाता है, इस प्रकार ये एक दूसरे से जुड़ी रहती है। इनको क्या कहा जाता है? रेटे टेस्टिस। इनको क्या कहा जाता है? रेटे टेस्टिस। इनको क्या कहा जाता है? रेटे टेस्टिस। ये शुक्र जनन नलिकाएं, जिनके अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं मैंने आपको बताई थी। शुक्र जनन नलिकाओं में पहली कोशिका कौन सी थी? इसमें पहली कोशिका जर्म सेल, जर्म सेल सही है। दूसरी कोशिका कौन सी थी इसमें? सर्टोली कोशिका, सर्टोली सेल। तीसरी कोशिका कौन सी थी इसमें? लीडिंग सेल्स।
इन सब का कार्य अलग अलग था। जर्म सेल्स का कार्य क्या था? शुक्राणु का निर्माण करना। इसके बाद में सर्टोली सेल्स का क्या काम था? जो शुक्राणु उत्पन्न हुए हैं उनको पोषण प्रदान करने का काम किसका था? सर्टोली सेल्स का। और लीडिंग सेल्स का काम क्या था? लीडिंग सेल्स का काम था टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव करना, जो कि नर के अंदर द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं। तो ये सारे तीनों काम जो है इन तीनों के अलग अलग होते हैं। ये तीनों कोशिकाएं होती है वो यहाँ सेमिनिफेरस ट्यूबुल शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर उपस्थित होती है। इनको कहा जाता है शुक्र जनन नलिकाएं। शुक्र जनन नलिकाएं जिनके अंदर ये तीनों सेल्स उपस्थित रहती है, जर्म सेल्स, सर्टोली सेल्स और लीडिंग सेल्स। ये आगे जाके एक नलिका रूप संरचना में बदल जाती है, जिनको क्या कहा जाता है? रेटिटेस्टिस। क्या कहा जाता है इनको? रेटिटेस्टिस। अब जो रेटिटेस्टिस है, रेटिटेस्टिस के आगे क्या आएगा? अपसारी नलिकाएं, जिनको क्या बोला जाता है? वासा एफ्रेंसिया। रेटिटेस्टिस है, इसके आगे वाली नलिका कौन सी आती है? इसको क्या कहते हैं? वासा एफ्रेंसिया। अब वासा एफ्रेंसिया कहाँ से निकलती है? यहाँ ध्यान रखना। ऐसे नलिकाओं के रूप में बाहर की तरफ निकली हुई आपको दिखाई देगी। इन नलिकाओं को क्या कहा जाता है? इन नलिकाओं को कहा जाता है वासा एफ्रेंसिया। इन नलिकाओं को क्या कहा जाता है? वासा एफ्रेंसिया, जो आगे रेटिटेस्टिस से मिलके आगे खुलती है। इसके बाद में क्या आता है? वासा एफ्रेंसिया के बाद में क्या आता है? अधिवर्षण। अब अधिवर्षण की स्थिति देखते हैं। इस प्रकार की स्थिति होती है। ये पूरा जो आप देख रहे हैं, ये जो संरचना आप देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके ऊपर से लेके यहाँ तक जो ये संरचना देख रहे हैं, ये पूरी किसका भाग होता है? ये अधिवर्षण का भाग है। पूरा का पूरा जो भाग है ये अधिवर्षण का भाग है। इसका भाग है ये अधिवर्षण का भाग है पूरा का पूरा। जहाँ से वासा एफ्रेंसिया निकलती है, सबसे पहले तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल से कौन सी नलिकाएं निकलती है? रेटिटेस्टिस। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की नलिकाएं आपस में मिलकर किसका निर्माण करती है? रेटिटेस्टिस का। सही है, ये रेटिटेस्टिस है। रेटिटेस्टिस आगे निकलती है, वर्षण से ऊपर निकलती है। जो मतलब अधिवर्षण है, अधिवर्षण कहाँ स्थित होता है? अधिवर्षण और इसके अलावा वासा एफ्रेंसिया, जो वर्षण का जो पार्ट है वो यहीं तक सीमित है, रेटिटेस्टिस तक ही सीमित है। वर्षण का जो पार्ट है, ये जो वर्षण का मैं बता रहा हूँ, ये पार्ट केवल यहीं तक सीमित है, जिसके अंदर सिर्फ दो ही भाग पाए जा सकते हैं। एक तो इसमें क्या, कौन सा? एक तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, दूसरा रेटिटेस्टिस। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स और रेटिटेस्टिस, ये दो भाग ही वर्षण के अंदर पाए जाते हैं। बाकी जो वासा एफ्रेंसिया, अधिवर्षण और वास डिफरेंस, ये सारे कहाँ? वर्षण के ऊपर की तरफ पाए जाते हैं, वर्षण के बाहर की तरफ। अधिवर्षण, इसका नाम अधिवर्षण क्यों पड़ा? वर्षण के ऊपर पाई जाने वाली संरचना, वर्षण के ऊपर पाई जाने वाली संरचना। ऊपर, अधि का मतलब होता है ऊपर की तरफ, और वर्षण मतलब वर्षण के ऊपर पाई जाने वाली जो संरचना है वो क्या कहलाती है? अधिवर्षण। इसलिए इसको नाम पड़ा अधिवर्षण। मतलब ये जो वर्षण है उसके ऊपर की तरफ एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? अधिवर्षण। अधिवर्षण का कार्य मैंने आपको बताया था। ये जो वासा एफ्रेंसिया जो है ये अधिवर्षण में खुलती है, यहाँ से रेटिटेस्टिस से मिलके किस क्या बनती है? वासा एफ्रेंसिया। इन वासा एफ्रेंसिया की संख्या कितनी होती है? एक टेस्टिस के अंदर इसकी संख्या मैंने आपको बताई थी 6 से लेकर 24 तक इनकी संख्या हो सकती है। एक टेस्टिस के अंदर इनकी संख्या कितनी हो सकती है? 6 से 24 तक। सही है, एक टेस्टिस के अंदर वासा एफ्रेंसिया की संख्या कितनी हो सकती है? 6 से 24। इसी प्रकार इस साइड में दूसरा टेस्टिस उपस्थित होता है, उसका अधिवर्षण इस प्रकार इस साइड में ऐसे मिला हुआ होता है। आगे समझ में? तो ये हो गया वासा एफ्रेंसिया। वासा एफ्रेंसिया किस में खुलती है? आगे जाके अधिवर्षण के अंदर एपिडिडाइमिस के अंदर खुलती है। अब ये एपिडिडाइमिस का भाग होता है, यहाँ से लेके ये पूरा एपिडिडाइमिस मतलब अधिवर्षण का भाग है। अधिवर्षण के कार्य मैंने आपको बताए थे, शुक्राणुओं को अस्थायी रूप से संग्रह करना, इनमें गतिशीलता उत्पन्न करना, क्योंकि जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में जो शुक्राणु उत्पन्न होते हैं,
सही है। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में जो शुक्राणु उत्पन्न होते हैं वो अगतिशील होते हैं, वो गति नहीं कर सकते। लेकिन जब वो अधिवर्षण के अंदर आते हैं तो अधिवर्षण के बाद आने के बाद कुछ समय के लिए यहाँ पे संग्रहित रहते हैं। तो उस समय में, जिस समय में वो संग्रहित थे, उस समय में उनके अंदर गति आ जाती है, उनको निषेचित करने की क्षमता आ जाती है, क्योंकि आगे जाके इनको क्या करना है, अंडे को निषेचित करना है। तो अंडे को निषेचित करने की जो क्षमता होती है वो इनके अंदर आ जाती है। तो ये 3 काम मुख्य हो गए। या इसके अलावा एक काम और होता है कि जब ये जो शुक्राणु है वो अधिवर्षण के अंदर संग्रहित रहते हैं, शुक्राणु अधिवर्षण के अंदर संग्रहित रहते हैं, तो उस समय, उस पीरियड में ये अधिवर्षण जो है शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का काम भी करता है। तो ये 4 काम मैंने आपको अधिवर्षण के बताए। पहला कौन सा, अस्थायी रूप से संग्रह करना। दूसरा, गतिशीलता उत्पन्न करना, शुक्राणुओं में गतिशीलता उत्पन्न करना। तीसरा काम क्या हो गया, ये निषेचन के लिए शुक्राणुओं को तैयार करना। चौथा काम क्या हो गया, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना। ये 4 काम इसके हो गए अधिवर्षण के। अब अधिवर्षण के बाद में कौन सा पार्ट आता है अधिवर्षण के बाद में पार्ट आता है शुक्रवार, वास डिफरेंस। तो ये पार्ट आप देख रहे हो, अधिवर्षण से निकलने वाला ये जो नलिका रूपी ये पार्ट दिख रहा है आपको, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है शुक्रवार। इसे क्या कहा जाता है, शुक्रवार। सही है। तो ये 6 पार्ट क्लियर हो गए। सबसे पहले तो वर्षण कोश, वर्षणों को स्थित रखने वाला एक थैलीनुमा संरचना। वर्षण कोश जो वर्षणों को शरीर से बाहर की तरफ स्थित रखता है, ताकि टेम्परेचर जो है वो कम किया जा सके, शुक्राणु निर्माण के अनुकूल टेम्परेचर तापमान किया जा सके। उसके लिए जो ये वर्षण कोश है वो वर्षण को शरीर से बाहर की तरफ स्थित रखते हैं। दूसरा वर्षण आ गया, दूसरा वर्षण आ गया, ये वर्षण की संरचना यहाँ पे आपको दिख रही होगी। ये वर्षण की संरचना है। वर्षण में क्या पाए जाते हैं, वर्षण में मैंने बताया सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है, वर्षण के अंदर शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, ये जो आपको दिख रही होगी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं मैंने आपको बताई, जर्म कोशिका, सर्टोली कोशिका और लीडिंग कोशिका। तीनों का कार्य अलग अलग होता है। जर्म कोशिका का कार्य क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण करना। सही है। जर्म कोशिका का कार्य क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण करना। दूसरा सर्टोली कोशिका का काम क्या होता है, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना। तीसरा लीडिंग सेल्स का काम क्या होता है, लीडिंग सेल्स का काम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव करना, जो कि नर हार्मोन कहलाता है और नर के अंदर द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। सही है। ये सारे काम है हो गए टेस्टिस के। अब वर्षण से सेमिनिफेरस ट्यूबुल जो होती है आगे मिलकर किसका निर्माण करती है, रेटे टेस्टिस का। मतलब एक नलिकाओं का एक गुच्छा बनाती है आगे जाके, जिसको कहा जाता है रेटे टेस्टिस। क्या कहा जाता है, रेटे टेस्टिस। अब ये रेटे टेस्टिस जो है ये वर्षण के बाहर निकल जाती है। सही है। यहाँ तक वर्षण कहलाता है, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स और रेटे टेस्टिस जो है वो मिलकर वर्षण का निर्माण करती है, वर्षण की संरचना का निर्माण करती है। अब रेटे टेस्टिस बाहर की तरफ निकल के, मतलब वर्षण से बाहर की तरफ निकल के नलिकी संरचना का निर्माण करती है, जिसे कहा जाता है वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया। सही है। वासा डिफरेंशिया किसमें खुलती है, अधिवर्षण में। वासा डिफरेंशिया किसमें खुलती है, अधिवर्षण में। अधिवर्षण के काम मैंने आपको बताए, शुक्राणु का अस्थायी रूप से संचय करना या संग्रह करना, इनको पोषण प्रदान करना, गतिशील बनाना और निषेचन के लिए योग्य बनाना। ये सारे काम किसके हो गए, अधिवर्षण के। अधिवर्षण से आगे फिर क्या कौन सी आती है, शुक्रभाग आती है, जो शुक्राणुओं को शरीर से बाहर निकालने का या पेनिस तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो ये होगी शुक्रभाग। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया हो। ये सारे पार्ट इस प्रकार ये स्थित होते हैं। ये हो गया एक शुक्राणु की, सॉरी, एक वर्षण की संरचना है। ये एक टेस्टिस की संरचना है। दूसरे टेस्टिस की संरचना उसी प्रकार ऐसे आएगी, देखो ये इसका अधिवर्षण, ये रेटे टेस्टिस और यहाँ पे वर्षण, ये वर्षण कोश। इस प्रकार ये दूसरी संरचना इस साइड में आ जाती है। तो इस प्रकार ये संरचना जो नर लैंगिक अंग जो है वो नर जनन तंत्र है, इस प्रकार व्यवस्थित रहता है। उसके बाद में नर जनन हार्मोन, कौन कौन सी नर जनन हार्मोन बताए थे, आप ये डायग्राम नोट कर सकते हो चाहो तो। नर जनन हार्मोन,
नर जनन हार्मोन कौन कौन से हार्मोन बताए जो है मैंने नर जनन हार्मोन। सबसे पहला एफएसएच, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एफएसएच फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका क्या कार्य था, कार्य क्या बताया था मैंने, एफएसएच का कार्य क्या था, ये किस पे कार्य करता है, ये सर्टोली कोशिकाओं के ऊपर कार्य करता है, सॉरी ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, सेमिनिफेरस नलिकाओं पर अपना कार्य करता है। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स या सेमिनिफेरस नलिकाओं, जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं उनके ऊपर ये अपना कार्य करता है। और सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में भी कौन सी कोशिकाओं के ऊपर अपना कार्य करता है, ये करता है जर्म सेल्स के ऊपर, जर्म सेल्स के ऊपर अपना कार्य करता है और शुक्राणुओं के निर्माण की प्रोसेस को बढ़ाने का काम करता है। शुक्राणुओं के निर्माण की प्रोसेस को बढ़ाने का काम कौन करता है, एफएसएच। याद रखना एफएसएच जो है वो शुक्राणु के निर्माण की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको बढ़ाने का काम करता है। और किस पे अपना प्रभाव दिखाता है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में पाई जाने वाली जर्म कोशिकाओं के ऊपर, क्योंकि शुक्राणु का निर्माण कौन सी कोशिकाएं करती है, जर्म कोशिकाएं। तो जाहिर सी बात जो एफएसएच है वो जर्म सेल्स के ऊपर ही अपना कार्य करेगा और शुक्राणु के निर्माण की प्रोसेस को बढ़ाएगा या उसके निर्माण में सहायता करेगा। दूसरा आईसीएसएच, दूसरा हार्मोन कौन सा है, आईसीएसएच, आईसीएसएच इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका नाम है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये किसके ऊपर अपना कार्य करता है, ये लीडिंग सेल्स के ऊपर अपना कार्य करता है, लीडिंग सेल्स के ऊपर। लीडिंग सेल्स कहाँ पाई जाती है, लीडिंग सेल्स पाई जाती है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर तीन कोशिकाएं बताई थी, जर्म कोशिका, सर्टोली कोशिका और लीडिंग कोशिका। तो जर्म सेल्स के ऊपर कौन सा कार्य, एफएसएच हार्मोन कार्य कर रहा है, लेकिन जो लीडिंग सेल्स है, लीडिंग सेल्स के ऊपर आईसीएसएच हार्मोन कार्य करता है और ये टेस्टोस्टेरोन की स्त्राव को बढ़ाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्त्राव को बढ़ाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्त्राव को बढ़ाता है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, अब देखो तीसरा हार्मोन कौन सा हो गया, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये क्या काम करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये नर लैंगिक हार्मोन कहलाता है। क्या कहलाता है, नर लैंगिक हार्मोन। क्या कहलाता है, नर लैंगिक हार्मोन कहलाता है और नर में द्वितीय लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। नर में द्वितीय लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी। नर में द्वितीय लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी कौन सा हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। नर लैंगिक हार्मोन हो गया, सही है। किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, लीडिंग सेल्स के द्वारा। और किसके द्वारा, किसके प्रभाव में स्रावित किया जाता है, आईसीएसएच हार्मोन के प्रभाव में लीडिंग सेल्स के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित किया जाता है, जिसका कार्य है नर में द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास करवाना। ये हो गए नर जनन हार्मोन। इसके बाद में आता है शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया। इसके बाद में क्या आती है, शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया। शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया, इसको क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या बोला जाता है इसको, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखो
शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया जो होती है वो दो प्रकार से होती है। पहली स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरी स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये प्रक्रियाएं कौन सी होती है, कौन कौन सी अवस्थाओं में पाई जाती है, इन चीज़ों के बारे में आगे अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले तो जो शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया है, आपको ध्यान रखना है, शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया जो वास्तव में कहलाती है, इसको बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। वास्तव में जो शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया है उसको बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन एक स्टेज भी ऐसी आती है लास्ट में जिसमें कुछ शुक्राणुओं की कोशिकाओं में कुछ बदलाव होते हैं, उस अवस्था को क्या बोला जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। यहाँ पे MATO है, यहाँ पे MIO, मियोजेनेसिस। सही है, इतना सा फर्क है इसके अंदर। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कौन सी अवस्था होती है और स्पर्मियोजेनेसिस कौन सी अवस्था होती है, उसके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले तो शुक्राणु का निर्माण कौन सी कोशिकाओं के द्वारा होता है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में, शुक्र जनन नलिकाओं में, शुक्र जनन नलिकाओं में पाई जाने वाली जर्म सेल्स के द्वारा। जर्म सेल्स के द्वारा किसका निर्माण होता है, शुक्र जनन नलिकाओं का, स्पर्म का निर्माण होता है। शुक्र जनन नलिकाओं में पाई जाने वाली जर्म कोशिकाओं के द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है। और यह प्रोसेस जो है, स्पर्म के निर्माण की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, क्या कहलाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहलाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो आपको क्या करना है, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या करना है, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस भी अवस्था होती है, वो कौन सी अवस्था होती है वो आगे अपन पढ़ेंगे इसके बारे में। इसमें दो प्रकार के विभाजन चलते हैं। शुक्राणु निर्माण में दो प्रकार के विभाजन होते हैं। एक तो होता है पहला अर्धसूत्री विभाजन। पहले तो इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन। पहले विभाजन जो स्टार्ट होगा उसको बोला जाएगा समसूत्री विभाजन। इस समसूत्री विभाजन के द्वारा जो कोशिकाएं होती है, जर्म कोशिकाएं अपनी संख्या बढ़ाती है, मतलब जो संख्या विभाजन करके अपनी संख्या बढ़ाती है, संख्या बढ़ाती है। संख्या क्यों बढ़ाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा शुक्राणुओं का निर्माण हो सके। ज्यादा से ज्यादा शुक्राणुओं का निर्माण करने के लिए समसूत्री विभाजन के द्वारा सबसे पहले जर्म कोशिकाएं जो है अपनी संख्या बढ़ाती है, अपनी संख्या बार बार विभाजन के द्वारा अपनी संख्या बढ़ाती है। दूसरा विभाजन इसमें होता है कि जो बढ़ी हुई कोशिकाएं होती है, जो संख्या में बढ़ी हुई कोशिकाएं होती है, उनके अंदर पहले तो क्या होगा, इसके अंदर विकास होगा, धीरे धीरे विकास होगा। तो वो कौन सी समसूत्री विभाजन में आ गया हो तो। लेकिन सेकंड जो विभाजन आता है वो आता है अर्धसूत्री विभाजन। सेकंड विभाजन कौन सा है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन आपको पता ही है, गुणसूत्रों की संख्या जो है इसमें आधी हो जाती है। क्या गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। सही है, तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा आगे शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं का निर्माण होता है। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अर्धसूत्री विभाजन जो है, अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितने कोशिकाओं का निर्माण होता है, चार कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक कोशिका से चार कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसी प्रकार यहाँ पे समसूत्री विभाजन के द्वारा बढ़ी हुई संख्या, जो जर्म सेल्स की बढ़ी हुई संख्या है, उनकी एक कोशिका से चार शुक्राणुओं का निर्माण होता है। एक कोशिका से चार शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और अगर अपन एक जर्म सेल्स की बात करें, तो शुरुआत में जो मदर सेल है, सही है, जो शुरुआत में जो मदर सेल है, उस मदर सेल से, एक मदर सेल से लगभग 64 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। 64 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वो किस प्रकार होता है आगे अपन देखेंगे। एक समसूत्री विभाजन द्वारा बनी हुई एक कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं, समसूत्री विभाजन द्वारा बनी हुई एक कोशिका से कितने शुक्राणुओं का निर्माण होता है, चार शुक्राणुओं का। सही है, लेकिन अपन बात करें मदर सेल की, तो शुरुआत में एक जर्म सेल्स थी, उससे कितने शुक्राणुओं का निर्माण होता है, 64 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब वो किस प्रकार इसका निर्माण होता है उसके बारे में अपन देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये मदर सेल, मातृ कोशिका जिसे बोला जाता है, मातृ कोशिका।
ये कौन सी है, 2n द्विगुणित कोशिका है, सही है। अगर मैं एक्स वाई लिख रहा हूँ तो इसका मतलब समझना कि वो द्विगुणित कोशिका है, क्योंकि इसके अंदर दो गुणसूत्र पाए जा रहे हैं, सही है। एक एक्स है, एक वाई है, तो इसका मतलब है ये द्विगुणित कोशिका है। अगर किसी कोशिका में आगे लिखूंगा सिर्फ एक एक्स होता जिसमें केवल एक एक्स ही पाया जाता है या एक वाई ही पाया जाता है, तो उस कोशिका में मैं बताऊंगा कि उस कोशिका में जो वो कोशिका है वो अगुणित कोशिका है, जिसमें एक गुणसूत्र की संख्या है। यहाँ पे अपन मदर सेल्स की बात कर रहे हैं, जो सबसे पहली जर्म सेल्स है, जिसको जर्म सेल्स बोला जाता है, जिससे आगे प्रोसेस स्टार्ट होता है। यह विभाजित होती है, विभाजित होकर मैंने बताया कि अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा यहाँ पे अर्धसूत्रीय विभाजन चलेगा, सॉरी समसूत्रीय विभाजन। अर्धसूत्रीय विभाजन में आधा होता है, समसूत्रीय विभाजन में कोशिका समान होती है। समसूत्रीय विभाजन यहाँ पे चलेगा। कौन सा विभाजन, इस कोशिका में, जर्म कोशिका में जो मदर कोशिका है उसके अंदर समसूत्रीय विभाजन चलेगा। समसूत्रीय विभाजन से ये क्या करेगी, अपने ही समान दूसरी कोशिकाओं का निर्माण करेगी, सही है। अपने ही समान दूसरी कोशिकाओं का निर्माण करेगी। ये भी एक्स वाई है, क्योंकि समसूत्रीय विभाजन के द्वारा कोशिकाएं जो बनती है वो लगभग मदर सेल, जो मदर सेल है उसके समान ही कोशिकाएं बनती है। समसूत्रीय विभाजन के द्वारा कोशिकाओं का निर्माण होता है वो मदर सेल के समान ही होती है। तो ये जो ग्रोथ फेज है, इसको जो ये बोल रहा हूँ ये ग्रोथ फेज है, जिसमें संख्या अपनी संख्या बढ़ा रही है, अपनी संख्या जिसमें बढ़ा रही है। एक कोशिका, मदर कोशिका अपनी संख्या बढ़ा रही है, 2 से 1 से 2 बनी, 2 से 4 बनी, सही है। इस प्रकार यहाँ भी ये चलेगा। सारी द्विगुणित कोशिकाएं हैं जिनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या 2 है। ये भी आगे विभाजित होगी इस प्रकार, इससे भी 2 बनेगा, इससे भी 2 कोशिकाएं बनेगी, उसी प्रकार इससे भी 2 कोशिकाएं बनेगी, इससे भी 2 बनेगी, इससे भी 2 बनेगी, इससे भी 2 बनेगी। सही है। इससे क्या होगा, इससे भी क्या बनेगी, 2 बनेगी। इसी प्रकार इससे भी 2 बनेगी। इन सब कोशिकाओं से 2-2 कोशिकाएं बनेगी, सही है। यहाँ तक जब इसमें कितने विभाजन चलेंगे, पहला विभाजन, दूसरा विभाजन, तीसरा विभाजन और चौथा विभाजन। 4 विभाजनों के बाद क्या होता है, 4 विभाजन कंप्लीट हो गए। 4 विभाजनों के बाद जो ये कोशिका है, ये कोशिका अपने अंदर क्या करेगी, ग्रोथ बढ़ाएगी, मतलब अपनी आकार में बढ़ोतरी करेगी, अपना आकार बढ़ाएगी, आकार बढ़ाएगी, क्योंकि इसको आगे इसमें अब क्या होने वाला है, ये क्या हो रहा था इतनी देर, ये समसूत्रीय विभाजन हो रहा था। कौन सा विभाजन, समसूत्रीय विभाजन। समसूत्रीय विभाजन में जो कोशिका बनती है वो अपनी मदर कोशिका के समान, अपनी मातृ कोशिका के समान ही होती है। तो ये सारी कोशिकाएं जो है वो इस कोशिका के समान ही है। अब देखो यहाँ पे 4 विभाजन हो गए। अब यहाँ क्या होगा, ये अपनी संख्या में, सॉरी अपने आकार में बढ़ोतरी करती है। ये कोशिका है, ये अपने आकार में बढ़ोतरी करती है, आकार बढ़ाती है, और इस अवस्था को क्या कहा, इस ग्रोथ पीरियड। इस अवस्था को क्या कहा जाता है, ग्रोथ पीरियड, क्योंकि अभी आकार में ग्रोथ करती है, आकार में बदलाव करती है, आकार बड़ा करती है, सही है। ये एक्स वाई हो गया। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, ये जो कोशिकाएं हैं ये विभाजित होकर मातृ कोशिकाओं के समान जो कोशिकाएं हैं इनको बोला जाता है स्पर्मेटोगोनिया। ध्यान रखना, इन कोशिकाओं को क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाएं। ये जो सारी कोशिकाएं जो आपको दिख रही है, जो 2n कोशिकाएं हैं, इन सारी कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोगोनिया। इसमें जो फर्स्ट कोशिका है इसको बोला जाता है मदर सेल या मातृ कोशिका, जो जर्म सेल्स है। इसके अलावा इससे विभाजित हुई कोशिकाओं को क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोगोनिया। विभाजित हुई कोशिकाओं को क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया, अब ये एक्स वाई बन गया, सही है। अब एक्स वाई बन गया तो इसमें क्या होगा, अर्धसूत्रीय विभाजन होगा। इसमें क्या होगा, अर्धसूत्रीय विभाजन होगा। और अर्धसूत्रीय विभाजन में मैंने आपको बताया था
कि एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? 4 कोशिका। इसके अंदर फिर अर्धसूत्री विभाजन, ये तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हो गया, ये अर्धसूत्री विभाजन सेकंड हो गया। सही है, ये अर्धसूत्री विभाजन सेकंड हो गया। तो एक से कितनी बनी? 4, लास्ट में कितनी है? 4, 2 ये और 2 ये, 4 बन गई। इससे भी 4 बनेंगी, इससे भी 4 बनेंगी, इससे भी 4 बनेंगी, सबसे 4 बनेगी। तो लास्ट में जाएगी, ये कितनी हो जाएगी? 64 हो जाएगी। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 64 हो जाएगी। तो एक जर्म सेल से कितने शुक्राणुओं का निर्माण होता है? 64 शुक्राणुओं का। सही है। अब ये जो कोशिकाएं हैं ये क्या कहलाती है? इसको बोला जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये जो ग्रोथ करके बनी है इसको बोला जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसको बोला जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसको बोला जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इनको बोला जाता है स्पर्मेटिड। जो लास्ट में जो 4 कोशिकाएं बनती है उनको बोला जाता है स्पर्मेटिड्स। अब स्पर्मेटिड्स के अंदर कुछ बदलाव होता है और शुक्राणु का निर्माण होता है। सही है। इस स्पर्मेटिड्स के अंदर कुछ बदलाव होता है और किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो ये जो अवस्था जो आपको दिख रही है ये स्पर्मेटिड से शुक्राणुओं का निर्माण होना, इस अवस्था को क्या बोला जाता है? स्पर्मियोजेनेसिस। इसको क्या बोला जाता है? स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे।